हे गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, वेरी वार्म वेलकम। दिस इज 4th ऑफ अप्रैल, 4 अप्रैल का दिन है आज और हम शुरू करेंगे अपने प्यारे प्यारे से करंट अफेयर्स। लेट्स हैव इट। तो शुरू करते हैं 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल 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 वर्ड्स। कोमल, पायल, निधि, मेडी भाई, ज्योति, तृप्ति एंड संगीता, थैंक यू। आइएगा, ये हमारे टॉपर्स हैं जो डेली फ्री करंट अफेयर्स क्विज होता है, जरूर दिया करो। फिर से कह रहा हूं आप सब लोगों को, ये डेली टेस्ट होता है और ये सारे लोग परसों भी फर्स्ट आए थे, फिर से आए हैं ये लोग। ऐसा लग रहा है टेस्ट को थोड़ा और रुको रुको, अभी थोड़ा और टेढ़ा करता हूँ टेस्ट को, फिर ठीक है, फिर देखते हैं। चलो, अच्छा, इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट, भाई साहब बवाल चीज है ये। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स ग्रो हो गया है और ज्यादा। और जब आप नंबर देखेंगे आप कहेंगे अरे भाई साहब, तकरीबन 12.5% हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले हमने इस बार ग्रो किया है और 2,500 करोड़ का ज्यादा डिफेंस का सामान हमने सेल किया है। ये बड़ी अच्छी चीज है कि मेक इन इंडिया की जो बात कही गई थी सरकार द्वारा, अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा 12.04% पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस बार ग्रोथ हुई है और कुल मिलाकर के 23,622 करोड़ का नंबर हमने इस बार टच किया है। एंड बात करें तो पिछली बार ये 2539 करोड़ था, इस बार मतलब 2539 करोड़ बढ़ गया है ये। अच्छा, इस समय हमारा जो भारत है ये 80 देशों में अपने डिफेंस की सप्लाईज भेज रहा है। और बड़ी बात यह है कि 2025-26 में सरकार का यह कहना है कि ये जो 23,622 करोड़ है, ये नंबर तो कुछ नहीं है। ये नंबर इस फाइनेंशियल ईयर में 30,000 करोड़ जाने वाला है, माने 7,000 करोड़ ज्यादा, ह्यूज ही हो गया। और 2029 तक की ये नंबर 50,000 करोड़, माने डबल हो जाएगा। अगले 4 सालों में हम दुगना एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। मतलब अगर ऐसा हो गया ना, तो हम मतलब दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से हम इसमें बढ़ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बात। चलिए आगे आते हैं। अब ऐसे में मेरी स्टॉक्स बुद्धि क्या कहती है? कहती है कि उन कंपनीज को ढूंढो जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में है। ये हमारी स्टॉक बुद्धि कहती है। ठीक है, आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। मनरेगा मिनिमम वेज हाइक 25-26 हो रही है। अब क्या है, देखिए पहले तो कितने लोग, आप लोग हाथ उठाइए जरा कि कितने लोगों को नहीं पता है मनरेगा क्या होता है। हाथ उठाइए। मीमी क्या हो रहा है, हाथ उठाइए ऐसे। हाँ हाँ, घर पे हैं तो घर पे उठाइए। चलो देखो भाई, मनरेगा क्या था। देखिए साहब, मनमोहन सिंह साहब ने शुरुआत करी थी इसकी। सन 2005 में मगनरेगा एक्ट पास करी गई थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वैसे लिखते हैं मगनरेगा, होती है मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मगनरेगा या मनरेगा। सो अब होता यह है कि 2005 में इस मनरेगा एक्ट को पास किया गया और बात यह है फिर इसको 15 सितंबर 2006 से इसको लागू कर दिया गया। बेसिकली 2006 से इसको लागू किया गया फिर, और बोला इसमें यह गया कि अगर ये एक प्रकार का राइट टू वर्क है कि गांव में, अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आपका अधिकार है काम करना। माने आप काम मांगोगे और सरकार को काम देना पड़ेगा। तो इसके लिए होता यह है कि आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर के रजिस्टर कराते हो, आप बोलते हो प्रधान जी काम लाओ, तो प्रधान जी की मजबूरी है कि वो आपको 15 दिन के अंदर आपको काम दें कोई ना कोई। और वो काम भी कैसा होना चाहिए, वो नॉन स्किल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि प्रधान जी ने बोल दिया ऐसा करो, तुम हमारा कंप्यूटर खराब हो गया, जब तुम कंप्यूटर सही कर दो हमारा, ये नहीं कर सकते। प्रधान जी को ऐसा काम देना पड़ेगा जैसे कच्ची सड़क बनाना हो गया, या मान लो तालाब खोदना हो गया, या मान लीजिए ऐसा काम, या मान लीजिए जो चेक डैम होते हैं ना, पानी ना आने पाए तो बड़ी सी मेड़ बनाना, ऐसा ऐसा काम जिसमें किसी प्रकार की स्किल की आवश्यकता नहीं है प्रधान जी को। माने बेसिकली बोला जाए तो मजदूरी का काम प्रधान जी के लिए मैंडेटरी है कि उन्हें वो काम देना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिन के लिए? हर साल 100 दिनों के लिए आप एलिजिबल हैं। एवरी ईयर फॉर 100 डेज आप इस कार्य के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक, अच्छा, और 15 दिन के, मतलब आपने इधर अप्लाई किया, 15 दिन के अंदर काम देना उनकी मजबूरी है, उन्हें देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं 15 दिन के अंदर अंदर काम, तो आपको 16वें दिन से एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता है, वो तकरीबन 80 रुपए 100 रुपए एक दिन का होता है। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट। तो आप, सरकार आपको वो देगी, या तो काम देगी, नहीं तो फिर 15 दिन बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। तो ये थी देखो पूरी कहानी मनरेगा की। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये न्यूज क्या कह रही है। न्यूज कह रही है कि कैबिनेट कमेटी ने बोला है, सरकार ने डिक्लेयर कर दिए हैं बोनस, कि मनरेगा में जो अभी हम पैसे देते थे ना, अब ये बढ़ गई है तनख्वाह, और अब ये कितनी हो जाएगी, 7 रुपए से 26 रुपए पर डे। आप सोच रहे होंगे क्या बात है ये, खाली 7 रुपए से 26 रुपए मिलता है एक दिन का। देखो भाई, ऐसा नहीं है, 7 रुपए से 26 रुपए बढ़ेंगे एक दिन के। तो अभी जो ये पैसा मिलता है ना, ये हर राज्य में अलग अलग मिलता है। जैसे
सबसे हाईएस्ट बात करूं तो आज की रेट में हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, लगभग 343 रुपीस पर डे, एक दिन का 343 रुपीस मिलता है। अगर यही बात करूं यूपी का तो लगभग 248 250 के आसपास मिलता है। अब आप कहेंगे ये अलग अलग क्यों है? हर राज्य का एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है, वो उस राज्य के कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से ही वो दाम तय किया जाता है कि माने वो राज्य कितना महंगा है या कितना सस्ता है, उसी हिसाब से वहां पर ये चीजें फिर नियम करी जाती हैं। अच्छा, तो अब जो पैसा पहले था अब उसमें इतने रुपए का इंक्रीज हुआ है, माने कहीं कहीं कुछ राज्यों में 7 रुपए का इंक्रीज हुआ है, जैसे मान लीजिए, और कहीं कहीं 26 रुपए का, जैसे हरियाणा में इंक्रीज भी सबसे ज्यादा हुआ है। इस समय हरियाणा में तकरीबन 380 रुपए, 383 रुपीज, 26 रुपए बढ़ने के बाद 383 रुपीज हो गई है इस समय हरियाणा में। तो ये है 26 से इतने रुपए का इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे कम की बात करें, हरियाणा में हाईएस्ट हुआ है, और सबसे कम की बात करें तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, तेलंगाना, यहां 7 रुपए प्रतिदिन का इंक्रीज हुआ है। हालांकि कैबिनेट कमेटी ने सरकार से बोला है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इसको मिनिमम 400 रुपए प्रतिदिन तक आप पहुंचाइए, और जो 100 दिन का है आप उसको 150 डेज करिए। अभी भी देखिए है 100 ही दिन, निर्मला सीतारमण जी ने भी पहले बोला था हम 150 करेंगे, अभी हुआ नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मैंडेटरी कितने दिन का कार्य देना अनिवार्य है, तो अनिवार्य आज भी 100 ही दिन का है। ठीक, इसमें महिलाएं भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और हम लोग आगे प्रस्थान कर सकते हैं। न्यूज एकदम क्लियर है ना? मक्खन एकदम, शाबाश, ऐसी होनी चाहिए, सारी क्लैरिटी एकदम मक्खन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद भी करना है। यहीं पर सारी चीजें इतने अच्छे से समझ आनी चाहिए कि सब कुछ सामने सामने याद हो जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा लखपति बायदेव प्रोग्राम। देखिए असम के चीफ मिनिस्टर साहब जो है हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने बोला है कि देखिए हमारे वहां जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, यानी ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपना अपना ग्रुप बना लिया है, एक ग्रुप बना लिया मान लिया 40 महिलाओं का, वो कोई छोटा सा उद्योग कर रही है, ऐसी महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, 40 लाख महिलाएं हैं ये ऐसी असम में रजिस्टर्ड, इनके लिए हम 3 ट्रांच में लोन देंगे उनको। पहले हम उनको मतलब फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, पहला हम उनको 10,000 रुपए देंगे, ये ग्रांट होगी। अब साहब ग्रांट क्या होती है और लोन क्या होता है? ग्रांट वर्सेस लोन समझते हैं, ठीक है? तो ग्रांट वो होती है जो आप पैसा दे देते हैं फिर आपको वो पैसा वापस नहीं चाहिए होता है, माने एक प्रकार की चैरिटी कह सकते हैं आप, कि हमने पैसा आपको दे दिया, वन टाइम ग्रांट हमने आपको दे दी, अब आप उससे कुछ ना कुछ अपना बिजनेस कर लीजिए। तो उनके बिजनेस करने के लिए एक बार उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा, उसकी ये ग्रांट होगी। उसके बाद फिर 25,000 दिया जाएगा, 25,000 दिया जाएगा। इसमें ऐसा होगा कि 12,500, ये आपको इतनी टेक्निकलिटी नहीं, खाली 10,000, 25,000, 50,000 याद रखना है। 10,000, 25,000, 50,000 ये दिया जा रहा है। तो हम आपको ग्रांट और लोन समझाना है, इसलिए हम आपको थोड़ा और डीप समझा दे रहे हैं। वैसे तो आपसे पूछेगा खाली कि असम में बताओ लखपति बायदेव प्रोग्राम बताओ कौन से राज्य ने शुरू करा था, या फिर और डीप जाएगा तो बोलेगा बताओ कितना कितना पैसा, 10,000, 25,000, 50,000, 3 ट्रांच है, तो 10,000 ग्रांट दे दी। फिर दूसरे में क्या है, बोला अगर उसको अच्छे से, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उस 10,000 में, तो हम 25,000 रुपए देंगे, जिसमें 12,500 ग्रांट होगा, 12,500 लोन होगा, लेकिन इस लोन का इंटरेस्ट भी सरकार देगी, ठीक है? फिर बोले 50,000 का लोन फिर देंगे। अब ये 50,000 की जो क्लैरिटी है ये गवर्नमेंट ने अभी दी नहीं है कि ये लोन होगी या ग्रांट होगा, तो ये पूरा सिनेरियो है, समझ गए आप? तो लखपति बायदेव प्रोग्राम कहां से आ रहा है? ये 40 लाख स्त्रियों के लिए आ रहा है, असम में आ रहा है ये। फिर आगे आते हैं, जीआई टैग मिल रहा है कुंभलकोनम बीटल और थोलावई गार्लैंड को। भाई साहब ये पान का पत्ता है, हल्के मत लेना, ये पान का पत्ता सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब जगह एक्सपोर्ट होता है। तो हाल ही में इसे तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु की है दोनों चीजें। इसके बाद में ये जो है ना, इसको एक रोज के साथ में एक वहां का लोकल फूल होता है उससे बनाते हैं, इसको बोलते हैं थोवलई गार्लैंड। तो ये जो थोवलई गार्लैंड है, कन्याकुमारी में पड़ता है थोवलई, तो ये जो थोवलई गार्लैंड है ये ऐसे बनता है कि इसका एक एक फूल चमकता है। भगवान पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के ऊपर भी आपने देखा होगा यही चढ़ाया जाता है भगवान की मूर्ति के ऊपर। तो इन दोनों को जीआई टैग मिला है। जीआई एक्ट कब पास हुआ था? 2003 में, और जीआई लागू कब हुआ है? 2004 में, ठीक है? जीआई पहली बार किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को। तो ये कहानी आ जाती है इसका, ये देखो ओलियंडर और रोज से बनते हैं ये। फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट की, मतलब कितने बच्चों की मृत्यु होगी या हुई। तो इसमें इनका कहना है कि दुनिया ने ड्रास्टिक काम किया भाई साहब बढ़िया करने का। इस रिपोर्ट को यूनेस्को ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, और वर्ल्ड बैंक हो गया, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन, इन लोगों ने मिलकर करा। इन्होंने बोला है कि भाई साहब जो मोर्टेलिटी रेट बच्चों में था, बच्चे मतलब 5 साल से कम, साल 2000 से अगर हम देखें ना, तो पूरी दुनिया ने इतना जबरदस्त काम किया है कि 50% से भी ज्यादा की कमी आ गई है, विच इज अ गुड न्यूज।
इसमें उन्होंने बोला इंडिया ने इसमें खासा अच्छा काम किया हुआ है। सन 2000 से 2023 तक इंडिया में 70% से भी ज्यादा की कमी आ गई है बच्चों के मृत्यु दर में। तो इंडिया ने सबसे गजब काम किया है पूरी दुनिया में इस चीज में, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। और कह रहे हैं कि देखिए अब एस्टिमेट ये करा गया है कि 2030 तक की 3 करोड़ बच्चे नहीं रहेंगे 5 साल से कम के। ये डेटा सोचो, ये 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ हुआ करता था, इतना ज्यादा डेटा हुआ करता था। अब ये 3 करोड़ पे है, धीमे धीमे इसको और कम लाया जाएगा। तो आपसे ये पूछेगा बताओ ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी, ये प्रश्न आ सकता है। या बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी है? देश हमारा भारत। फिर देखिएगा पूनम गुप्ता जी को डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है आरबीआई का। अब देखिए इन न्यूज में आपको कंफ्यूजन होता है कि यार कौन डिप्टी गवर्नर कौन डायरेक्टर, ये पूरी कहानी क्या है भाई, हमको तो समझ ही नहीं आती। तो पहले हम आपको जरा थोड़ा सा ना आरबीआई का जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपको पूरा आरबीआई का स्ट्रक्चर समझाते हैं पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कुल मिला के देखो, समझो आरबीआई में कुल मिलाकर के 21 मेंबर होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं कुल मिला के जो आरबीआई चलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से सबसे ऊपर टॉप बॉस को हटा दो। टॉप बॉस क्या करते हैं ये इसका आप समझ लो। आप अगर आरबीआई समझना चाहते हो ना तो बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं आपको। आप समझ लो आरबीआई को पूरा डिफेंस की तरीके से समझ लो, पूरा डिफेंस। डिफेंस में क्या होता है, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं वैसे ही आरबीआई के गवर्नर हो गए। एक होते हैं आरबीआई के गवर्नर, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए। फिर आपको पता है आपके पास 4 कौन होते हैं ये। अब फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 3 लोग, एक आर्मी के चीफ, एक नेवी के चीफ, एक हमारे आर्मी नेवी और एयरफोर्स के चीफ। एक को पूरी सिर्फ आर्मी देखनी होती है, एक को पूरी एयरफोर्स, एक को पूरी नेवी, और वो सर्वे सर्वा होते हैं उस चीज के। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी क्या होता है, गवर्नर के बाद 4, अब यहां 4 विंग्स होती हैं। यहां क्या होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। देखना 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। अब देखना ये क्या होता है, 1 2 3 और 4। अब एक क्या कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं। इनका अभी क्या नाम है, माइकल डी पात्रा। तो जो ये मैडम आई हैं अभी, डॉक्टर पूनम गुप्ता, ये पीएचडी हैं यूएस से, एमए है इकोनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो डॉक्टर पूनम गुप्ता जी जो है वो एक्चुअल में इनको रिप्लेस कर रही हैं, माइकल डी पात्रा को ये रिप्लेस कर रही हैं, ठीक है। दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, बता देता हूं, नोट कर लो, 4 में जगह नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो दूसरे आते हैं एम राजेश्वर राव, ये बैंकिंग रेगुलेशन, जितने भी रेगुलेशंस बैंकिंग में आने होते हैं ये राजेश्वर राव साहब देखते हैं। इसके बाद जितना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पूरा सुपरविजन रखना कि सारा हमारा बैंक्स कोलैप्स वगैरह ना करने पाए, बैंकों को रेगुलेट करेंगे ये दूसरे वाले राव साहब। फिर आते हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, ये क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं। और अभी कुछ ही टाइम पहले नियुक्त हुए थे टी रविशंकर, ये डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम देखते हैं। मतलब जितना भी एनपीसीआई भीम वगैरह है ना, ये टी रविशंकर देखते हैं, टी रविशंकर। तो ये 2 नाम जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो ये पूरा डिजिटल बैंकिंग देखते हैं, तो ये अभी कुछ टाइम पहले नियुक्त हुए थे। माइकल डी पात्रा, अब इनको ये रिटायर हो रहे हैं, इन सबका टर्म 3 साल का होता है। इनकी जगह पर आ रही है डॉक्टर पूनम गुप्ता। अच्छा, तो आपने ये देखा 5 लोग देख लिया आपने, ये आपने स्ट्रक्चर तो देखा। अब इस गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर मिलाकर के हमने देख लिया, अपॉइंट इनको सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, 5 लोग हो गए। अब देखना है फिर क्या होता है, नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं कुछ। अब आते हैं डायरेक्टर्स, इसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 10 डायरेक्टर होंगे। 10 डायरेक्टर कैसे होते हैं, अब आएंगे नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। जैसे मान लो जो ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे मान लो हो सकता है कोटक महिंद्रा के जो उदय कोटक साहब हैं, हो सकता है सरकार उनको नॉमिनेट कर दे कि साहब आप भी आरबीआई में आ जाओ। या मान लो कोई बहुत अच्छा आईएमएफ का, मान लो कोई इंडियन ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई बहुत अच्छा रिसर्चर है, जैसे मान लो गीता गोपीनाथन है, अब वो इंडिया आ गई। तो अब या मान लीजिए कोई भी ऐसे टॉप लेवल का है, कोई इंडिया आ गया, अजय बांगा है मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, अब वो इंडिया आ गए, तो हमने उनसे कहा साहब आप आ जाइए हमारे आरबीआई के बोर्ड में। तो ऐसे टॉप लेवल के लोग 10 लोग होते हैं, 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स होते हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो 10, ये समझ लो ये पार्लियामेंट होता है इनका। 10 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये इनके डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 डायरेक्टर्स और होते हैं, एक ईस्ट जोन का, एक वेस्ट जोन का, एक साउथ जोन का, एक नॉर्थ जोन का। तो ये 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं। यहां पर ऐसे लिखेंगे, इसको लाल से लिख देता हूं, पूरा 21 का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ध्यान से देखना। 4 होते हैं लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं, 4, ठीक है। इसके बाद एक इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, ये सरकार की तरफ से नॉमिनेट, माने फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक। तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब जरा गिनो, हमारे पास एक गवर्नर साहब, 4 डिप्टी गवर्नर, एक और 4, 5 हो गया।
5 और 5 ये क्या हो गया, 10 हो गए, और 10 और 10 हमारे पास ये कितने हो गए, 20 हो गए। अब क्या करें यार, यहां तो 20 आ गए, तो कुल मिला के कितने होते हैं, 20 मेंबर्स। एक बार बताइएगा, हाँ तो यही 20 है। क्या कोई मिस तो नहीं हो रहा है, नहीं कोई मिस नहीं हो रहा, तो यही 20 लोग हैं जो मिलकर के सारा काम करते हैं। बोलिए बढ़िया। अच्छा, अब आप कहेंगे सर आपने तो 20 बोला था, 21 बोला था। जी हाँ बिल्कुल बोला था। तो 21 मेंबर्स होते हैं और ये मैक्स कैपेसिटी होती है, समझ गए। यानी कि आप चाहे तो 21 तक जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके अंदर रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी टाइम पर 18 लोग ही काम कर रहे हो, 17 लोग भी काम कर रहे हो। अब आप समझ गए। चलिए, तो ये थी दोस्त पूरी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है आपने खूब बढ़िया से आरबीआई का स्ट्रक्चर भी समझ लिया होगा, सब समझ लिया होगा। आओ सवालात करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किस रिकॉर्ड वैल्यू तक पहुंच गया है, 23,000 करोड़। फिर कौन से स्टेट में लखपति बाइदेव योजना आई है, ये असम में आई है। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज करी है, कम ऑन क्विक, इट इज यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, WHO, सभी ने करी है। पूछना चाहिए था किसने नहीं करी है, ये पूछ सकता था बस, बाकी तो इसने तीनों ने करी है, ठीक है। फिर देखिएगा न्यू डिप्टी गवर्नर कौन होंगी आरबीआई की, ये हो जाएंगी डॉक्टर पूनम गुप्ता। देन हमारे पास आते हैं यहाँ पर मनरेगा स्कीम जो है वो महात्मा गांधी जी के नाम पर थी। ये रीनेम कब हुई अंडर द मनरेगा, कब आई थी, ये 2005 में लॉन्च हुई थी, आई थी 2005 में, दोबारा इसको लागू करा गया था 2006 में। लॉन्च पूछ रहा है कि रीनेम कब हुई थी, 2005 में। फिर कुंभकोणम बीटल लीफ और थवलई गार्लेंड, ये कहाँ का है, ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु का आ जाएगा, जिसको हाल ही में अभी जीआई टैग मिला है। बोलो जी, यहां तक बढ़िया समझ आ गया आपको, एकदम मस्त, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। चलिए, वेरी वेल देन तो यहीं पर हमारी जो सभा है यहीं पर होगी समाप्त। और मुझे उम्मीद है कि आपको एक बढ़िया तरीके से सारी चीजें याद भी हो गई होंगी जी। और सारे, अच्छा ये है प्राइमरी गोल क्या मनरेगा का, इंश्योरेंस देना, हाउसिंग देना, 100 दिन का काम देना, 100 दिन का काम देना। इंडिया ने हाईएस्ट डेली वेज इंक्रीज मनरेगा फाइनेंशियल ईयर, सबसे ज्यादा किसका इंक्रीज हुआ है, हरियाणा। और दैट्स इट, ठीक है। तो ये हुआ रैप गाइस, यहां पर होती है कहानी समाप्त। और अब आप लोग टेस्ट भी देना शुरू कर दीजिए। टेस्ट लाइव हो चुका है, 1 अप्रैल को ये लाइव हो गया था। ये फ्री टेस्ट है, आप सब लोग दे सकते हैं, ये 1 लैब पे आपको मिल जाएगा, बिंदास। अब आप देना शुरू कर दीजिए, और फ्री है, ये फ्री टेस्ट कैटेगरी में पड़ा हुआ है ये, ठीक है। यहां पर आपको एप्लीकेशन पे 1 लैब आपको यहां मिल जाएगा, राइट। एंड अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और मिलते हैं अगले उसमें। बुक्स जिनकी पेंडिंग है भाई, आउट ऑफ स्टॉक है, आपको मिलेगी मंगलवार ऑनवर्ड्स, ठीक है। हमें लगा था इन स्टॉक हो गई है, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, मंगलवार को मिलेगी जी। बाय करें। पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ देख लो भाई, यहां पर लैब की ऐप डाउनलोड करोगे फ्री कंटेंट में, यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कैसा लगा जरूर बताना, और एक्सप्लेनेशंस आपको इजी लगे, समझ पाए आराम से, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। थैंक यू।